नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल छत्रवी डिजिटल क्लासेस में। साथियों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। फ्रेंड्स, मैं आपको करा रहा हूँ 5.1 प्रश्नावली समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोसेस जिसे बोला जाता है। इसके कुछ क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। अगर आपको वो वीडियो नहीं देखी है, क्योंकि उसमें इंट्रोडक्शन वीडियो भी है, तो आपको जाके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आपको जल्दी से जल्दी देखना चाहिए, क्योंकि बाकी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो हमने कल जितना कर लिया था वो दूसरे का 4 क्वेश्चन कर लिए थे। अब हमारी बारी क्वेश्चन नंबर 5 और 6 की। क्वेश्चन मैंने लिख दिए हैं, जिसमें कि आपसे पूछा गया था कि कौन सी समांतर श्रेणी है। यदि कोई समांतर श्रेणी है तो हमें उसका सर्वांतर बताना है और इसके 3 पद भी आगे के लिखने होंगे। तो सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि समांतर श्रेणी है कि नहीं। उसको पता करने का तरीका यही है कि आप ये देखिए, सर्व के अंतर जो है वो समान होने चाहिए। तो जैसे कि आपको ये दे रखा है 1 पे घात 2, 3 पे घात 2, तो इसमें आप लोगों को क्या कर सकते हो, आप इसको पहला पद और दूसरा पद और तीसरा पद नाम दे सकते हो, और ये चौथा पद, इस तरीके से इनको नाम दे दिया। अब सबसे पहले मैं इसमें निकालूंगा अंतर, यानी कि D1 निकालूंगा, क्योंकि हमें 2 या 3 बार निकालने हैं तभी पता चलेगी। तो जब मैं D1 निकालूंगा तो होता है हमारा A2 माइनस A1, यानी कि दूसरा पद और पहला पद को घटा दो। तो दूसरा पद 3 पे घात 2 है और पहला पद 1 पे घात 2 है। 3 का मतलब होता है 9, क्योंकि इसका वर्ग करोगे तो 9 आ जाएगा। 1 का होगा तो 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 8। तो D1 आपके पास कितना आ गया? D1 आपके पास आ गया 8। अब बात करूंगा D2 की। तो D2 के लिए आपको A3 माइनस A2 करना पड़ेगा। तो A कितना है? तीसरा पद कितना है आपका? 5 पे घात 2 है, माइनस, और A पे घात 2 का मतलब है 3 पे घात 2। ये आपका 25 हो जाता है, ये आपका 9 हो जाता है। जब आप इसको माइनस करोगे तो देखिए, इसमें से आपको घटाया तो 8 मिला था आपको, और 3 का वर्ग क्योंकि 9 होता है, जब माइनस करोगे तो कितना बचेगा आपके पास? यहाँ बचेगा 16। कितना बचेगा? 16 बचेगा आपको। ये बात तो बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए, D3 निकालूंगा, इसमें D3 निकालूंगा मैं। तो D3 का मतलब कितना हो जाएगा आपका? A4 माइनस A3। देखिए, A4 का मतलब कितना हो जाएगा? 7 पे घात 2 माइनस 5 पे घात 2, यानी कि 49 माइनस 25। आपका जो माइनस करोगे तो 24 बचेगा। ठीक है, 24 बचेगा। तो तीनों बार आपने एक चीज नोटिस करी है कि आपका जो है, आपने एक चीज इसमें नोटिस करी कि D1 और D2 और D3 तीनों अलग अलग आए हैं आपके, यानी तीनों जो है समान नहीं आए। ये D1 है, ये D2 है और ये D3 है। ये तीनों आपके अलग आए हैं। जब सर्वांतर भिन्न भिन्न आएंगे तो यह क्या हो जाएगा? समांतर श्रेणी नहीं है। तो क्या कहेंगे हम? अतः इसके अंतर समान नहीं है, इनके अंतर, है ना, आप लिख देना, इनके अंतर समान नहीं है। फिर D1 D2 D3 डज नॉट इक्वल टू बोला जाता है, इनके सर्वांतर समान नहीं है। डज नॉट इक्वल टू, है ना, इसको हिंदी में समान नहीं है, इस साइन से आप बता रहे हो। इनके सर्वांतर 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 समान नहीं है, समान नहीं है, अतः यह समांतर श्रेणी नहीं है। अतः यह समांतर श्रेणी नहीं है। समांतर श्रेणी नहीं है, नहीं है। ठीक है, ये मैंने इसलिए इधर लिख दिया कि अगर इस सवाल में हमें अब 3 पद निकालने होंगे तो शायद जगह कम पड़ जाए, तो हम इसमें एडजस्ट करके लिख सकते हैं। ये आपको इसके नीचे लिखना है। तो आपको सवाल 5वां समझ में आ गया होगा। अब बारी करते हैं 6 नंबर सवाल की। तो देखिए, वही सबसे पहले पद का नाम दे दीजिए। A1 A2 A3 और A4, ये आपके पद हैं। सबसे पहले D1 निकालेंगे। तो D1 के लिए आपको बताया था मैंने, A2 माइनस A1 होता है। A2 आपका होता है √2। A2 आपको दे रखा है ये, और माइनस और 4। तो 4 से जब 4 कैंसिल करोगे तो आपके पास कितना बचेगा? √2 बचेगा। तो D1 आपका आ गया। अब यही बात D2 की करेंगे। D2 के लिए आपको मैंने बताया था A3 माइनस A2 करना है आपको। तो A3 आपके पास कितनी है? 4 प्लस 2√2, और A2 कितना है आपके पास? 4, क्योंकि ये माइनस का साइन है इसलिए ये भी बदल जाएगा।
4 से 4 कैंसिल करेंगे और 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा, √2 बचेगा सिर्फ। यानी यहाँ तो अंदर समान आए हैं। एक और फाइनल चेक कर लेंगे, यानी कि लास्ट बार भी देख लेंगे D3 से, जिससे कि हमें पता चल जाएगा A4 माइनस A3, यानी A पे घात 4 और A पे घात 3। सॉरी, ए नंबर ये जौन सा नंबर पता करना है, मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन वीडियो में। A4 और A3। देखिए A4 आपको कितना दे रखा है, 4 प्लस 3√2 माइनस 3 कितना बचा है, 4 माइनस 2√3। क्योंकि ये प्लस का था, इस माइनस की वजह से मैंने निशान चेंज कर दिया है। अगर आपको यहाँ पे चेंज नहीं करना है तो आप एक और स्टेप बढ़ा सकते हो, वो आपकी इच्छा है। 4 से 4 कैंसिल कर देंगे और 3 में से अगर 2 को घटा दोगे तो √2 आएगा। कितना आएगा, √2 आएगा। तो यहाँ पर आपको जो लाइन लिखने के लिए मैंने बोला था वो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, और यहाँ पर हम आपकी इसके आगे के जो तीनों पद हैं वो निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या लिख सकते हैं हम, D1, D2 और D3 कैसे हैं, समान हैं। इनके सर्वांतर समान है, सर्वांतर समान है, अतः यह समांतर श्रेणी है। अतः यह सर्वांतर, अतः यह सर्वांतर श्रेणी है, श्रेणी है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद बारी आती है इसका, देखिए 4 पद दे रखे हैं, अब वही पद निकालने हैं, कौन सा, 5वां, 6वां और 7वां, क्योंकि 3 पद निकालने हैं मेरे को। तो जब भी मुझे 5वां पद निकालना होगा, 5वां पद निकालना होगा तो मेरे को क्या करना होगा, A4 में मेरे को D को प्लस कर देना है। यानी जो भी सर्वांतर निकला है इसका वो आपको इसमें जोड़ देना होता है। तो A4 आपका कितना है, A4 है आपका, ये दे रखा है 4 प्लस 3√2, और सर्वांतर सभी में देखो, आपने देखा √2 है, तो एक √2 और जोड़ दूंगा इसमें, तो ये कितना हो जाएगा, 4 ऐसे के ऐसे ही, 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4√2। ठीक है, अब निकालिए 5वां A5 के लिए लिखोगे, सॉरी A6, यानी 6वां निकालोगे तो A5 प्लस D। तो 5वें पद में सर्वांतर जोड़ देंगे हम, 4√2 में कितना जोड़ देंगे, √2 जोड़ देंगे। तो A6 हमारे पास, A5 हमारे पास ये आ गया। ठीक है, आगे लिख देना आप लिखना चाहो तो। और A6 हमारे पास कितना आ गया, देखिए 4 ऐसे के ऐसे ही, 4 और 1 कितना हो गया, 5√2, ये हो गया आपका। अब आपका 7वें पद की बात करेंगे, जिसमें आपको A6 प्लस के सर्वांतर यानी D लिखना होगा। तो देखिए A6 कितना है आपका, 4 प्लस 5√2, उसमें प्लस करना है आपको √2। तो A7 आपके पास कितना हो गया, 4 6√2, ये आपका क्या हो गया, तीनों पद मैंने निकाल के दिखा दिए आपको। आप चाहो तो इनको यहाँ पे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो आपके सर्वांतर निकालने वाले हैं, समांतर श्रेणी पहचान करने वाले ये सवाल हो गए हैं। आगे वाले जो है वो आपके थ्योरिकल क्वेश्चन है, यानी कि वर्ड प्रॉब्लम है, उनको हम बड़ी आसानी से सॉल्व करेंगे। किस तरीके से करते हैं, आपको एक एक शब्द पर ध्यान रखते हुए, फोकस करते हुए चलना है। तो फ्रेंड्स चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 के पहले क्वेश्चन। देखिए 3 में कह रहा है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची AP है और क्यों है, कैसे है, ये बताना हमें। तो इसका पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपये है, और अतिरिक्त इसके अलावा अगर आप चलोगे तो 8 रुपये आपसे अलग से किराया लिया जाएगा। तो उसमें 15 और 8 आपका मेन काम है, जैसे कि समझिए इस क्वेश्चन को। 3 का जो पहला क्वेश्चन है, तो इसमें देखिए 3 का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मान लीजिए आप एक जगह से दूसरी जगह घूमने के लिए गए, तो जब इस पॉइंट से यहाँ तक चलोगे तो आपका जो किराया है वो पहली बार तो 15 रुपये है 1 किलोमीटर के लिए। 1 किलोमीटर के लिए कितना है, 15 रुपये, 15 रुपये है। लेकिन आपने कहा कि भाई 1 किलोमीटर नहीं, मेरे को तो 2 किलोमीटर घूमना है, 2 किलोमीटर घूमना है, यानी थोड़ा सा और आगे चले गए,
तो यहाँ पर उसने कहा है कि 15 के तो रुपए लूंगा ही लूंगा तुमसे, लेकिन साथ में आपसे 8 रुपए और चार्ज करूंगा, यानी 8 रुपए और चार्ज करूंगा। जैसे कि उसने कहा है कि अतिरिक्त किराया किलोमीटर के हिसाब से कितना लेगा, 8 और लेगा। यानी यहाँ पर जो आपका कितना बनेगा और इन दोनों को जोड़ दोगे तो 23 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 23। 2 किलोमीटर पे कितना बन जाएगा, 23। और वही 3 किलोमीटर की बात करेगा तो 23 में ही आपको 8 जोड़ना होगा, क्योंकि 23 रुपए तो आपके 2 किलोमीटर के हो ही गए ना, और उसमें 8 रुपए और जोड़ देगा तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना, 31। तो ये 3 किलोमीटर के लिए हो गया। फिर उसने कही कि अब मुझे 1 किलोमीटर और घूमना है, यानी कि 4 किलोमीटर घूमना है। तो ये कितना हो गया आपका, 23 तो सॉरी 31 और 31 और 8 कितना हो जाएगा, 39। कितना हो जाएगा, 39। तो ये आपकी समांतर श्रेणी बन जाएगी। इसी तरीके से देखोगे तो क्रमबद्ध है ना, तो क्रम से चल रही है आपकी, तो ये समांतर श्रेणी बन जाएगी। तो क्या बनेगी, अतः समांतर श्रेणी क्या हो जाएगी, अतः समांतर श्रेणी क्या हो जाएगी, समांतर, अरे यार एक तो आ लिखना, समांतर श्रेणी क्या हो जाएगी आपकी, पहला नंबर हो जाएगा आपका 15, यहां लिख देता हूं 15। दूसरा हो जाएगा आपका 23, तीसरा हो जाएगा 31, चौथा हो जाएगा 39। इस प्रकार से आपकी क्या बन जाएगी, समांतर श्रेणी बन जाएगी। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आप देखिए, आपको एक चीज और समझनी है, इसमें है कि नहीं है, ये चीज भी तो आपको देखनी होगी। ये चीज कैसे पता करोगे, जैसे हमने पीछे वाले क्वेश्चनों में करा था, सर्वांतर निकाला था हमने। क्या निकाला था, सर्वांतर निकाला था। तो सर्वांतर कैसे निकाला था, ये A1 था आपका, ये उस स्थिति में A2 है, ये A3 है, ये आपका A4 है। अगर और निकालोगे तो और आगे बढ़ोगे तो जितने निकालने हैं उसी हिसाब से मैंने बता दिया आपको, निकालते चलना। तो देखिए, तो कितना था, डी कैसे निकाला, मैंने आपको बताया था ना, A2 माइनस A1। A2 आपका कितना है, 23, A1 कितना है आपका 15, घटा दोगे तो 8 ही आएगा, सीधी सी बात है। तो ये आपका D1 हो गया। D2 की बात करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, A3 माइनस A2 हो जाएगा। A3 आपका कितना है, 31, A1 है आपका 23, 7 और 1 8 है, यहाँ पर भी 8 ही आएगा। और यही आपका D3 निकालूंगा मैं, जो कि आपका हो जाएगा A4 माइनस A3, यानी कि 31 माइनस 39, सॉरी 39 माइनस 31, यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, 8 आएगा। तो आपका जो सर्वांतर आपने चेक करा वो कैसा आ गया, समान आ गया सब में। अब समान आ गया, उस स्थिति में आप क्या लिखते हो, देखो आपने पीछे वाली कक्षा अच्छे से ली है मेरी, तो आपको अच्छे से पता होगा D1 और D2 और D3 ये आपके तीनों बराबर आ जाते हैं, यानी सर्वांतर इनके कैसे है, समान है। तो सर्वांतर समान है, अतः ये भी कैसी हो जाएगी, अतः यह समांतर श्रेणी है, अतः यह सर्वांतर श्रेणी है, सर्वांतर श्रेणी है। ठीक है, सर्वांतर श्रेणी है। ये बात आपको समझ में आ गई। इसमें आपको वर्ड दे देगा और आपको बोलेगा कि इस पर आपको काम करके बताना है कि ये समांतर श्रेणी है कि नहीं है और कैसे है, वो आपको सारी चीजें बतानी है। तो अब हम इसका करेंगे क्वेश्चन नंबर। दूसरा क्वेश्चन देखिए कि किसी बेलन यानी यहाँ पे सिलेंडर जो शेप होता है उसकी बात हो रही है कि उपस्थित हवा की मात्रा, यानी कि कोई बेलन है, ये आपका क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड वाला है। यानी कोई बेलन का आकृति आपको पता ही है, कितनी अच्छे से आपने पढ़ी होंगी। शेप्स नेम काफ़ी याद कराए जाते हैं आपको क्लास में, छोटी क्लासों में, तो आपने याद भी करे होंगे। तो ये कुछ इस प्रकार से कोई बेलन है जिसमें कह रहा है कि उसमें कोई हवा उपस्थित है, जबकि वायु निकालने वाले पंप, यानी कोई पंप इसमें ऊपर से मान लीजिए कुछ इस तरीके से, ज़्यादा अच्छी ड्राइंग है नहीं है लेकिन आपके लिए बता देता हूं, ये हवा निकालने वाली पंप है। तो जब इसे पंप में हवा निकालते हैं तो 1/4 हवा निकलती है। तो ये मान लीजिए इसका एग्जिट है, इसमें से हवा निकल रही है, वो कितनी निकल रही है, 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो अब इस स्थिति को हमें कैसे बताना है, इस स्थिति की संबंध सूची में AP है तो क्यों है, हमें ये बताना है आपको। तो देखिए, मान लीजिए मुझे कुछ पता नहीं है, जैसे कि कितनी हवा निकल रही है, क्या निकल रही है, तो मान लीजिए बेलन में कितनी हवा की मात्रा कितनी मौजूद है, वो मैंने मान ली 1 है। तो ये आपको लिखना पड़ेगा पहले कि माना
माना बेलन में हवा की मात्रा, बेलन में हवा की मात्रा कितनी मान लेंगे हम लोग मान लेंगे 1। यानी कि A1 आपका कितना हो जाएगा, A1 आपके पास हो जाएगा 1। अब जब उसमें पंप कर रहे हैं तो 1/4 बाहर निकल रही है, तो यानी कि जब एक मात्रा है तो उसमें से एक मात्रा है तो 1/4 बाहर निकल रही है, तो घट ही रही होगी, कम ही हो रही होगी। तो जब आप इसको एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो आपके पास A2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, A2 आ जाएगा। कैसे, देखिए एलसीएम लोगे तो 4 आएगा, यहाँ 4 माइनस 1 हो जाएगा, यानी कि 3/4। तो ये आपका A2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, A2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं आपकी लिख देता हूँ, समांतर श्रेणी लिख देता हूँ यहाँ पर। जो श्रेणी हमारी बनेगी, पहला हमारा 1 रहेगा इसमें, है ना, दूसरा हमारा कितना रहेगा, 3/4 रहेगा। और अब जो मान लीजिए 2 बार मैंने हवा पुश कर दी तो यहाँ पे 3/4 हवा रहेगी, उसमें फिर दोबारा पंप किया तो इसमें से फिर दोबारा माइनस हो गया होगा आपका, तो यहाँ पर आपका A3 भी हो जाएगा। A3 कैसे आएगा कि एक में से घटा दूंगा, एक में से फिर मैंने घटा दी 3/4, है ना। मान लीजिए कि भाई मैंने पहले 1 रुपये निकाला, फिर मैं दोबारा निकाला, तो एक में से ही तो घट रहा है। जैसे हमारे आपके अकाउंट में 10 रुपये है, पहले मैंने 1 रुपये निकाले तो 9 में से ही तो 10 में से ही तो घटेगा। फिर मैंने एक और निकाल लिया तो 10 में से ही काउंट करके घटाओगे, तो वही चीज करते जा रहे हैं, जो आएगा उसमें से ही घटाओगे उस चीज को, है ना। तो वही चीज आप समझिए। तो यहाँ पर भी एलसीएम लोगे तो 4 ही आएगा, ये 4 माइनस 3 हो जाएगा, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 1/3। कितना आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। तीसरा आपके पास ये आ गया। अब फिर आप A4 निकाल लीजिए, क्योंकि 4 ही भाग निकालने, ज्यादा मैं निकालता नहीं, 4 ही निकाल लेते हम लोग, और हमें कोई जरूरत भी नहीं है 3-4 से ज्यादा, 4 पद बहुत होते हैं। तो निकालेंगे हम A4, तो फिर क्या करेंगे, फिर मैं 1 में से माइनस कर दूंगा, कितना, 1/3। फिर यही माइनस करूंगा तो एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो 3 आ जाएगा, 3 माइनस 1, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 2/3। कितना आ जाएगा, 2/3। इस तरीके से आपके पास जो श्रेणी है वो आपके पास आगे भी आती जाएगी। अभी हमने कुछ श्रेणी जो हमें प्राप्त हुई तो हमने लिख दी, लेकिन अब हमारे पास है कि इसको प्रूफ करना है कि एपी है तो क्यों है। तो एपी क्यों होती है, क्यों, वो इसीलिए होती है क्योंकि उसके अंदर समान होते हैं, और समान होते हैं वो कैसे सिद्ध करेंगे हम लोग, वो हम सिद्ध करेंगे D1 करके। ये आपका A1 है, तो D1 कैसे निकालते हैं हम, D1 निकालते हैं हम A2 माइनस A1 करके। A2 है हमारे पास 3/4, और 1 इसमें से घटा दूंगा मैं, एलसीएम लेके सॉल्व करूंगा तो 4 आएगा, 3 माइनस का 1, यानी यहाँ पर आपका माइनस का 2/4 आएगा, घटा दूंगा तो 2, और इसको भी कैंसिल करोगे तो माइनस का 1/2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सर्वांतर 1/2 आ गया आपका। फिर यहाँ पर निकालूंगा D2 निकालूंगा। D2 क्या कहता है हमारा, A3 माइनस A2। A3 कितना है आपका, ये A3 है आपका, और A2 माइनस यानी कि 3/4। एलसीएम लूंगा तो यहाँ पर 12 आ जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका, 3 के पाड़े से इसमें करोगे तो 4 बार, 4 के पाड़े से करोगे तो 3 बार, ये हो जाएगा आपका 9। जब इसको माइनस करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5/12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5/12 आ जाएगा। लेकिन इनके जो अंतर है वो समान तो आ रहे नहीं है, तो इसके जब अंतर समान नहीं आ रहे हैं तो आप ये देखिए कि क्या ये समांतर श्रेणी है, क्या ये समांतर श्रेणी है। तो हम क्या कह सकते हैं, ये समांतर श्रेणी नहीं है, क्योंकि इनके अंदर तो समान आ ही नहीं रहे। यहाँ पे माइनस का 1/2 आ रहा है, यहाँ पे 5/2 आ रहा है। तो यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो है आपकी समांतर श्रेणी नहीं है। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा एक लाइन, सर्वांतर समान नहीं है, सर्वांतर समान नहीं है, समान नहीं है, अतः यह समांतर श्रेणी नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, ये आप लोग समझ गए किस तरीके से हमने प्रूफ करके सिद्ध करके बता दिया है। और देखिए आपका आंसर सेकंड वाला भी यही कह रहा है कि नहीं है, क्योंकि आयतन उसने V करके माना है, हमने जो करके देखा है वो आपके सामने है। तो इस तरीके से आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। आयतन को V मान के वो कर दिया, उसको वॉल्यूम बोलेंगे, जो भी है हवा को वॉल्यूम बोल के उससे पूरा जो भी करा आयतन को, है ना, वॉल्यूम बोलते हैं इंग्लिश में। तो इस तरीके से आप इस सवाल को कर दोगे, ये आपका एकदम करेक्ट सवाल होगा, आपको समझ में आ गया होगा।
अब जो बारी वो आपके इस क्वेश्चन नंबर 3 की बारी है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि अगर प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 रुपये है और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई लागत 50 रुपये बढ़ जाती है। तो ये क्वेश्चन आपका कुछ प्रकार देखा जाए तो पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही है ना। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है आपका, और थोड़ा सा भी आपने अपना लॉजिकली दिमाग लगा लिया होगा तो समझ गए होंगे कि ये जो है आपका फर्स्ट वाले की तरह ही था। मान लीजिए कोई कुआं चल रहा है, कुएं के लिए खुदाई चल रही है। तो कह रहा है कि प्रत्येक मीटर पर, पहले पर तो आपको 150 रुपये देनी है, पहले 1 मीटर खुद गया, यानी 1 मीटर बराबर कितने 150 रुपये देने होंगे आपको। फिर उसने कहा है कि फिर 1 मीटर और खोद दिया मैंने, यानी कि 2 मीटर कर दिया, तो फिर उसमें कितने रुपये और लागत कह दी है उसने। फिर उसने कह दिया कि 50 रुपये बढ़ा दी जाती है, यानी कितने रुपये बढ़ा दी जाती है, 50 रुपये बढ़ा दी जाती है। तो 150 रुपये तो आपको देने ही हैं, साथ में 50 रुपये और एक्स्ट्रा लगा देने पड़ेंगे। और आपको कितने देने पड़ेंगे, 2 मीटर के लिए 200 रुपये देनी पड़ेंगी। फिर आपसे कहेगा कि मान लीजिए 3 मीटर बढ़ा दी, फिर हमने अभी हमें नहीं, जो हमारा लक्ष्य है वो नहीं प्राप्त हुआ, कुएं की खुदाई है जिसके कारण करी जा रही होगी, जो भी होगा, तो 3 मीटर खोदोगे तो 200 रुपये में आपको कितना फिर जोड़ना पड़ेगा। फिर कहेगा वो 50 रुपये और जोड़ दीजिए एक्स्ट्रा, तो इस बार आपको 250 पे करने पड़ेंगे। फिर उसने कही कि एक और 4 मीटर खोद दिया मैंने, तो इस बार आपको कितने देने पड़ेंगे, 250, साथ में 50 रुपये एक्स्ट्रा, यानी कि 300 रुपये देनी पड़ेंगी। ये कुछ इस प्रकार आपको जो है कर राशि देनी पड़ेगी आपको, एक खुदाई के हिसाब से जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ, ये रुपए का साइन बना दिया मैंने। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। तो अभी सवाल को समझने वाली बात है, ये जो आपका A1 हो जाएगा, यानी कि पहला आपका 150 जो हो जाएगा A1 हो जाएगा, ये आपका 200 है वो A2 हो जाएगा, ये आपका A3 हो जाएगा, ये आपका A4 हो जाएगा, यानी A1 A2 A3 एंड A4 हो जाएगा। ये आपने चीजों को समझा। अब यहाँ पर हम बताएंगे कि हमने ये तो सीडी तो क्वेश्चन पेश कर दिए, लेकिन अब ये समझेंगे क्यों है, क्योंकि इनके जो अंतर होते हैं वही सीधी साधे के अंतर होते हैं, समान होते हैं तभी होती है। तो अंतर पता करने के लिए आपको मैंने बोला था कि D1 निकाल दीजिए। D1 निकाल सकते हो आप, वो होगी आपकी A2 माइनस A1। A2 आपकी रहेगी 200, 200 में से जब आप 50 को माइनस करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 150 माइनस करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा, यानी D1 आपके पास कितना आ गया, 50। फिर आप D2 निकालोगे, D2 कब निकालोगे, वो हो जाएगा आपका A3 माइनस A2 हो जाएगा। A3 आपके पास हो जाएगा 250, 2 हो जाएगा आपके पास 200, यानी जो आपका D2 आएगा वो आएगा आपके पास 50। फिर 50 आ गया। अब मैं निकालूंगा इसमें D3। जब मैं D3 निकालूंगा तो मेरा रहेगा A4 माइनस A3, यानी कि 300 में से 250 घटा दूंगा तो यानी कि मेरे पास 250 बोलते हैं, तो 50 आ जाएगा D कितना आ जाएगा, D3 कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। तो इसमें आप लोगों ने नोटिस करी है, एक लाइन आपको लिखनी होगी कि D1 यानी कि सर्वांतर D, सर्वांतर D2 और सर्वांतर D3, ये आपका कैसा है, तीनों बराबर है ना, सर्वांतर बराबर है। तो या फिर आप ये लिख सकते हो कि दी गई परिधि या जो भी है, तो अतः प्राप्त सूची भी कह सकते हो, अतः प्राप्त सूची, या फिर सबसे पहले लिखो अतः प्राप्त सूची में सर्वांतर समान है, अतः यह समांतर श्रेणी है। कैसी श्रेणी है ये, समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। ठीक है, थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा, आपको तरीका आपके सामने रख दिया है मैंने। तो थर्ड क्वेश्चन हो गया। अब इसका ही एक क्वेश्चन और बचा है, जो कि है आपका क्वेश्चन नंबर 4 बचा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी मैं आपको करा ही देता हूं, जिसमें कह रहा है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, ठीक है, जबकि ये 10,000 की राशि और 8,000 वार्षिक की दर से
चक्रवर्ती ब्याज पर जमा की जाती है। तो चक्रवर्ती ब्याज पर जमा करी जाती है, तो आप लोगों को ये बात समझ में आ गई कि चक्रवर्ती ब्याज के लिए हर बार अलग अलग फॉर्मूला होता है। तो जो फॉर्मूला होता है उसको अप्लाई करना है आपको और आगे बढ़ना है। तो जो आपको मूलधन दे रखा है, वो मूलधन कितना दे रखा है उसने आपको, जबकि मूलधन दे रखा है वो उसने दे रखा है 10,000 रुपये। तो मूलधन कितना हो गया आपका 10,000 हो गया। तो मूलधन, पहले इस सवाल को इस तरीके से समझिएगा, मूलधन आपके पास जो है वो है आपके पास 10,000 रुपये, ठीक है। अगर मैंने सही काउंट कराया तो 10,000 रुपये है, 4 जीरो है, ठीक है। तो उसने फिर आपको दे रखी है क्या, दर। एक और चीज आपको दर, दर कितने की 8% की भी है, यानी 8% की दर हर साल लगेगी उस पर, और प्रति वर्ष की बात कर रहा है। तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए ब्याज निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए, ब्याज निकालने के लिए। तो वो होता है आपका पी, इंग्लिश में बोलते हैं PRT अपॉन 100, हिंदी में बोलते हैं मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में कितना 100, बटे में कितना, सॉरी बटे में कितना 100 रहता है इसमें। तो मूलधन आपका 10,000 है और दर आपकी 8% की है और समय आपका 1 साल का है। तो ये पहले साल के लिए निकालेंगे हम, पहले वर्ष के लिए, पहले वर्ष के लिए चक्रवर्ती ब्याज है ना, पहले वर्ष के लिए क्या, चक्रवर्ती ब्याज है ना। और फिर पहले वर्ष के लिए, पहले वर्ष के लिए ब्याज, जो भी लिखना चाहो आप लिख देना, पहले वर्ष के लिए ब्याज। ये आपको आगे लिख देना है यहाँ पर, इसकी पहले ये फिर ये लिखना है, ठीक है। तो नीचे लिख देना 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे, तो आपके पास कितना आ जाएगा, तो ब्याज आपके पास आएगी 800, यानी 10,000 रुपये तो आपको वो देगा ही देगा और 800 रुपये आपको ब्याज देगा, ठीक है। लेकिन जो मिश्र धन प्राप्त होगा वो कितना होगा, तो मिश्र धन कैसे निकालते हैं आपको पता ही होगा। मिश्र धन निकालते हैं मूलधन प्लस ब्याज। ये चक्रवर्ती ब्याज में हर साल ब्याज पे ब्याज लगती है, आपको पता होना चाहिए। ये 10,000 हो गया और 800 रुपये आपके ब्याज के हो गए, यानी ये आपको रिटर्न कितनी करेगा, 10,800 रुपये रिटर्न करेगा। तो ये आपके पहले वर्ष के लिए ब्याज हो गई है ना। तो पहले वर्ष के लिए ब्याज हो गई, ये क्या हो गई, पहले वर्ष, यानी पहले वर्ष का मिश्र धन, पहले वर्ष का मिश्र धन आपके पास ये हो गया। अब जो ब्याज लगेगी दूसरे वर्ष के लिए वो इस पर लगेगी, ना कि इस पर लगेगी, ठीक है। तो अब मैं निकालूंगा दूसरे वर्ष के लिए, है ना। क्या निकालेंगे, दूसरे वर्ष के लिए, वर्ष के लिए ब्याज या फिर चक्रवर्ती ब्याज, कुछ भी जो आपको अच्छा लगे। फॉर्मूला आपको पता ही है, मूलधन रहेगा गुणा दर रहेगा गुणा समय रहेगा बटे में आपका 100 रहेगा। तो यहाँ पर आपका जो मूलधन है वो यहाँ पर 10,800 हो गया है, दर आपकी 8 ही रहेगी और समय आपका 1 साल का ही रहेगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देना। यहाँ पर आपको पहले के लिए कितना प्राप्त होगा, देखिए 8 का पाड़ा 8 बार पढ़ोगे तो 64 होता है, तो आगे क्योंकि जीरो है तो 64 ही लिख देना और 8 एकम 8 लिख देना। तो पहली बार 800 प्राप्त होगी, दूसरी बार 864 रुपये प्राप्त होगी। तो दूसरे वर्ष यहाँ पर मिश्र धन निकालेंगे, है ना। तो मिश्र धन निकालेंगे, दूसरे वर्ष का मिश्र धन, दूसरे वर्ष का मिश्र धन वो क्या रहेगा आपका, यानी मूलधन आपका 1,800 है, उसमें 864 और जोड़ने हैं आपको। तो देखिए यहाँ पर जोड़ोगे तो ये दोनों तो जीरो है तो ऐसे ही रहेंगे, और 8 और 8 आपके 16 हो जाएंगे। यानी इस बार आपको वो टोटल कितने रुपए वापस करेगा, 11,664 रुपये वापस करेगा। कितने करेगा, 11,664 वापस करेगा। तो अगर आप लोग सोचोगे कि मैं 2-3 साल के लिए क्यों निकाल रहा हूं, क्योंकि जो हमारी श्रेणी बनेगी वो इसी प्रकार बनेगी। ये तो आपका A1 हो जाएगा, ये आपका A1 हो जाएगा, ये आपका A2 हो जाएगा। अब बारी है आपकी A3 की, ठीक है। A3 की बारी है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं A3 के लिए, यानी तीसरे वर्ष के लिए, है ना, तीसरे वर्ष के लिए ब्याज, तीसरे वर्ष के लिए ब्याज, ब्याज क्या रहेगी, फॉर्मूला आपका वही रहेगा, है ना। मैं इस बार मूलधन चलो लिख देता हूं के लिए, मूलधन और दर गुणा समय बटे में 100, कितना 100। इस बार आपका जो मूलधन है
वो आपका इस बार कितना हो गया है 11 और 664 हो गया है। कितना हो गया 11 और 664 हो गया है। ठीक है 11 664 हो गया है और दर आपकी वही 8 की रहेगी और नीचे कितना रहेगा समय 1 साल का रहेगा और नीचे कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है आपको समझ में आया। अब यहाँ पर आप कैंसिल कर सकते हो, जैसे कि 4 के पाड़े से करना चाहोगे, 2 के पाड़े से कर देता हूँ पहले। 4 और 2 के पाड़े से करोगे तो 5 और 0 0, फिर करूंगा 4 एकम 4, 2 के पाड़े से फिर 2 बार करूंगा, 2 बार और 1 बार करेंगे तो 5 और 0 ऐसे कैसे 2 से करोगे तो 1 2 5 आ जाएगा। ठीक है 1 2 5 आ जाएगा। वैसे इतना लंबा खींचने की जरूरत है नहीं है, लेकिन आप क्योंकि यहाँ पर आपको पॉइंट में संभाला जाएगा तो इतना लंबा मत करना, क्योंकि मैं तो आपको शॉर्टकट में ही बताना चाहता हूँ। तो आप एक काम करिए यहीं तक निकाल लीजिए, 2 वर्षों तक ही तक संतुष्ट रखिए इसको, है ना। 2 वर्षों तक ही संतुष्ट रखिए, जितना मत निकालिए 3 साल के लिए। 2 साल के लिए निकाल लिया। अब मेरे पास जो सूची प्राप्त हुई है 2 की ही लिखता हूँ मैं, तो ये 3 4 की करोगे तो काफी लेंथी हो जाएगी और बहुत बड़े बड़े कैलकुलेशन आएंगे और इतना समय अपने को देना नहीं इन सवालों को। 2 साल के लिए ही निकालना है, यहां तक समझिए आप। 2 साल की आ गई। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको अंतर निकालना होता है, सर्वांतर निकालना होगा। सर्वांतर कैसे निकालते हैं, डी कैसे निकालते हैं आपको पता ही है, A2 माइनस A1। अब A2 आपका क्या है, A1 क्या है आपका, देखिए A1 है आपका 10,800, है ना। कितना है 10,000, पहला है आपका 10,000 और दूसरा है आपका 10,800, है ना। पहला है आपका 10,000, फिर आपका 10,800, ये है आपका। ठीक है और एक और है आपका तीसरा जो हमें यहाँ पे निकाला था हमने, पहला तो आपके पास मौजूद था, ये आपके पास हो जाएगा 11 और 6 6 4। तो A2 आपका कितना है, A2 है आपका 10,000 और 800 में से घटा देना 10,000 को, तो आपके पास कितना बचेगा 800 बचेगा। ये आपका हो जाएगा D1। D1 हो जाएगा आपके पास कितना 800। D1 कितना हो गया आपके पास 800 हो गया। अब यही बात D2 की करोगे तो A3 माइनस A2 कर देना, तो ये आपका कितना 1 6 6 4 माइनस 10,800। जब आप इसको भी माइनस करोगे तो आपके पास कितना बचेगा। ठीक है तो जब आप इसको भी घटा दोगे इसमें से तो आपके पास कितना बचेगा, देखिए यहां पर आपको 10,000 में से इसको माइनस करोगे तो आपके पास आएगा यहाँ पर अलग आएगा, है ना। क्योंकि 10 0 8 0 0 घटा दूंगा, देखिए कितना आएगा 4 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा और 16 में से जब मैं इसको 8 को घटा दूंगा तो 8 ही आएगा, यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर आपका कुछ अलग आया है। तो आपको इस बात से एक चीज समझ में आ गई होगी, D1 और D2 आपका बराबर नहीं है, D2 और D1 आपका बराबर नहीं है। तो यहाँ पर आपको क्या लिख देना है, D1 और D2 डज नॉट इक्वल टू, तो इसमें कह सकते हैं आप अतः एक जो लाइन है ये वाली मैं यहाँ पर लिख दूं, आप लोग समझ जाओगे। ठीक है इसके लिए मैं लिख देता हूं, प्राप्त सूची में सर्वांतर समान नहीं है, अतः यह समांतर श्रेणी नहीं है, अतः यह समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है ये आपको समझ में आ गया होगा आई होप। तो आज के लिए क्वेश्चन नंबर 3 ही करेंगे, कल मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4th और 5th और करा दूंगा और जल्दी ही आपको ऐसे रेगुलर वीडियो लाऊं। ये मेरे भगवान से प्रार्थना, मेरा स्वास्थ्य और सारी चीज़ें ठीक रहे तो मैं लाता रहूँगा। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी, कौन सी चीज़ आपको ज़्यादा पसंद आई, कौन सा तरीका, कौन सी जगह पर आपको फेवरेट पार्ट आपका कौन सा है, वो भी आप मुझे वीडियो में ज़रूर मेरे को बताएगा। बाकी मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिए, देशवासियों का ख्याल रखिए और इस तरह ही प्यार बांटिए लोगों में। जय हिंद।